हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिशन एसएससी सीजीएल मेंस में 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच और इस बैच में हम लोग टॉप 2500 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 100 वीडियोस में डिस्कस करेंगे और 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 20 है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन के सामने है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस एंड विलियम एडवर्ड वेबर के द्वारा बेसिकली वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ जो कब आविष्कार किया गया था इन दोनों ही पर्सन के द्वारा, 1831 में, 1832 में, 1830 में या फिर 1833 में। तो याद रखिए उनके द्वारा जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस एंड विलियम एडवर्ड वेबर के द्वारा जो है वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ आविष्कार किया गया था 1833 में। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, एडवर्ड वेबर और आपकी ये जर्मन आपकी फिजिसिस्ट थे और ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन दोनों ही लोगों के द्वारा जो है वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियोलस क्या होता है, केंद्रिका होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, याद रखिए। और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका जो है लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट मॉडल दिया गया है, जो ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसको एक्सप्लेन करता है, उस पर्टिकुलर मॉडल का क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बोल सकते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर जो होता है इसको एक्सप्लेन करता है, ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर। और ये बेसिकली ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली ये दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है जो याद रख सकते हैं, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इनमें से बेसिकली जो आपका ये प्लांट सेल के अंदर केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल। क्लियर, ये सेल वॉल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी प्लांट सेल में और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल केवल और केवल आपको ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, प्लांट सेल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। और ये सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर, ये आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है आपका ये सेल्यूलोज। और उसके साथ साथ याद रखिए जो आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका फंजाई जो कवक जो होता है इसका सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, तो आंसर आपका होगा काइटिन से मिलकर के बना होता है। और काइटिन भी आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन बेसिकली जो है आपका ये नैग का पॉलीमर होता है। नैग क्या होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नैग का ये पॉलीमर होता है आपका ये काइटिन। और जो आपका एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है काइटिन से रिलेटेड। एक्सोस्केलेटन ऑफ बोल सकते हैं कि आपका ये जो आर्थ्रोपोड्स जो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप कह सकते हैं जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इनको रखते हैं। क्लियर, तो ये जो आपके एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड्स को किससे मिलकर के बना होता है, तो याद रखिए काइटिन से मिलकर के बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ आप याद रखिए जो आपका बैक्टीरिया में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। और ये बैक्टीरिया में सेल वॉल की प्रेजेंस होने की वजह से ही हम बैक्टीरिया को बेसिकली हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया को जो किसके द्वारा जो है बेसिकली ये डिस्कवर किया गया था, तो याद रखिए 1674 में जो है बेसिकली एंटनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है वो आपका फर्स्ट बोल सकते हैं आपका लिविंग सेल की डिस्कवरी किया गया था। और ये फर्स्ट जो लिविंग सेल इसको डिस्कवर किया गया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा 1674 में, आपका ये बैक्टीरियल सेल ही था। तो अगर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, आपका आंसर हो जाएगा एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अगर उसके बाद से ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका फर्स्ट लिविंग जो आपका सेल डिस्कवर किया गया था वो आपका कौन सा सेल था, तो आपका ये बैक्टीरियल सेल था। ये टर्म बैक्टीरिया जो है एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ये भी आप याद रखिए, एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा टर्म आपका ये बैक्टीरिया दिया गया है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है, आपका ये बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये भी पॉइंट याद रखिए। उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है न्यूक्लियोलस बेसिकली आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो वो डिस्कवर किया गया था। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है,
लेकिन आपको याद रखना है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट जो होता है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस को डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट फंटाना। रॉबर्ट फंटाना नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जो है न्यूक्लियोलस या फिर इसे हिंदी में हम केंद्रिका कहते हैं, इनके डिस्कवरी का श्रेय जाता है रॉबर्ट फंटाना नाम के साइंटिस्ट को। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ इसे हम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन या फिर इसे हम किसी नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर इसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर इसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है? तो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट मॉडल दिया गया है। इस मॉडल के द्वारा इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया जाता है। उस पर्टिकुलर मॉडल का क्या नाम है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया है आपके जो सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इस मॉडल को प्रपोज किया गया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आपका स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है, ये आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर? तो इतना इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। इस इंपॉर्टेंट इमेज में आप देख सकते हैं जो आपका सेल वॉल केवल और केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में आपका ये सेल वॉल बेसिकली आपका ये एब्सेंट होता है। उसके बाद से याद रखिए आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल के बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपका ये प्रोटोप्लाज्म होता है। ये बेसिकली आपका प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना, ये टू टाइप्स का होता है। एक तो आपका साइटोप्लाज्म होता है, तो जो आपका चिपचिपा सा जो पदार्थ यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका फ्लूइड होता है। तो इसमें बेसिकली जो है आपके सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि एक आपका सिंगल लार्ज वैक्यूल आपको देखने को मिलता है प्लांट सेल में। क्लियर? और ये आपका एनिमल सेल में जो वैक्यूल जो होगा ना, इसका साइज बहुत छोटा है और ये मोर देन वन आपका एक से अधिक ज्यादा आपको वैक्यूल्स देखने को मिलता है एनिमल सेल में। क्लियर? लेकिन प्लांट सेल में आपका एक ही आपका ये वैक्यूल्स देखने को मिलता है। क्लियर? उसके साथ साथ ये जो मैं बात कर रहा था प्रोटोप्लाज्म, जो बेसिकली आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है प्रोटोप्लाज्म का वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो जो आपका चिपचिपा सा पदार्थ देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे बेसिकली हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स बेसिकली जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो इसे बेसिकली हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये बेसिकली आपका ये खुरदुरा होता है, रफ होता है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका ये राइबोसोम्स आपका ये क्या होता है कि आपका ये एब्सेंट होता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसमें बेसिकली आपका कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है? तो याद रखिए राइबोसोम्स आपका ये प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ और भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल आपका ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ गोल्गी अपैरेटस। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्गी अपैरेटस, और ये आपका जो है गोल्गी अपैरेटस ये आपका है। क्लियर? और ये न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली आपका यूकैरियोटिक जो आपका न्यूक्लियस जो होता है ना आपका वेल डेवलप्ड होता है। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की एक इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि उसके बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप भी उसके अंदर ये देखने को मिलता है, बाहर की तरफ ये आपका लेयर होता है न्यूक्लियर एनवेलप का। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। उसके साथ साथ जो है आप एनिमल सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। लाइजोसोम्स बेसिकली आपका जो इसे हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। न्यूक्लियस को बेसिकली हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। जो भी आपका सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होता है इसको कंट्रोल करने का काम करता है आपका ये न्यूक्लियस करता है। क्लियर? आप न्यूक्लियोलस को देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपका ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। सेल वॉल से रिलेटेड और भी कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर स्लाइड से क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं बताऊंगा पेक्टिन से रिलेटेड। इस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस भी करूंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में पेक्टिन से रिलेटेड। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका सेल वॉल जो होता है ना आपका नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग, और ये आपका रिजिड होता है, बहुत आपका ये हार्ड बोल सकते हैं। और ये आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, बोल सकते हैं कि आपके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको देखने को मिलेगा फंजाई एंड प्लांट्स में।
और ये जो आपका ये सेल वॉल जो होता है केवल और केवल आपका इससे भी प्रोवाइड नहीं करता है सेल को, ये बेसिकली आपका ये प्रोटेक्ट्स भी करता है जो भी आपके मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन को, और ये हेल्प भी करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, और उसके साथ साथ ये प्रोवाइड करता है बैरियर जो आपका अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच। क्लियर। जो आपका एल्गी का सेल वॉल जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं सेलुलोज के साथ साथ गैलेक्टेंस, मैनेंस और ये कुछ आपके मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं जो आपके एल्गी के सेल वॉल में, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। तो वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है, जैसे कि आपके एल्गी के 3 क्लास आपको मैं पढ़ाया हूँ। एल्गी के आपके जो 3 इंपॉर्टेंट क्लास फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड आपके क्लोरोफाइसी। तो जो आपके क्लास में से जो भी आपके एल्गी बिलोंग्स करते हैं उसके सेल वॉल में ये जो कंटेंट का वेरिएशन देखने को मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे एल्गी जो होते हैं उनका सेल वॉल जो है आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, लेकिन अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एल्गल सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, एल्गी का सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, अगर ये कॉमन क्वेश्चन है तो और ऑप्शन में आपका ये सेलुलोज है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं, उसका आंसर सेलुलोज ही होगा, अगर और भी कोई ऑप्शन में कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है तो। क्लियर। और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो अदर प्लांट जो होते हैं वो उनका सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और ये सेल वॉल जो होता है यंग प्लांट सेल का, ये प्राइमरी आपका ये वॉल जो होता है ना वो आपका वो कैपेबल होता है ग्रोथ, जो आगे चल करके आपका क्या होता है कि ये डिमिनिश हो जाता है जब आपका सेल मैच्योर होता है। लेकिन आपका सेकेंडरी वॉल्स जो होता है, सेकेंडरी वॉल्स जो होता है वो फॉर्मेशन करता है इनर आपका, ये अंदर की तरफ बोल सकते हैं कि टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन के तरफ, ये बेसिकली जो है ये सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो मिडिल लैमिला जो होता है एक लेयर होता है जो मेनली आपका जो कैल्शियम पेक्टेट और ये बोल सकते हैं कि मिलकर के बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से, जो आपका है होल्ड या फिर ये चिपकाने का काम करता है, ग्लू के जैसे काम करता है, जो भी आपके नेवरिंग आपके सेल उनको ये अटैच करने का काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं आपका ये मिडिल लैमिला। और ये सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला ये बेसिकली आपका ये ट्रांसवर्स बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा जो आपका कनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। तो ये काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन था आपका सेल वॉल से रिलेटेड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उसके साथ साथ एक आपका ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में आप बोल सकते हैं कि जो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान हमें जो है 38 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द एटीपी आपका जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो एटीपी जो प्रोड्यूस करता है, ये बेसिकली एटीपी को हम करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली इसका ये जो है आपका ये फुल फॉर्म होता है एटीपी का। और ये जो आपका एटीपी जो एनर्जी जो आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है ना आपके सेल के अंदर, वो एटीपी के ही फॉर्म में होता है। और ये आपका जो है इस एटीपी का हम यूज करते हैं, इस एटीपी का हम यूज करते हैं डिफरेंट मैकेनिकल वर्क्स को करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इनके पास जो है खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स देखने को मिलता है, और ये राइबोसोम्स बेसिकली 70s राइबोसोम्स होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये 70s राइबोसोम्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसके पास जो है प्रोकैरियोटिक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स तो कहते हैं, उसके साथ साथ जो है इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाने की वजह से, जैसे कि इसमें 70s राइबोसोम्स देखने को मिलता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और उसके साथ साथ डीएनए भी देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका ये प्रोकैरियोटिक सेल, किस लिए कहा जाता है ए प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये भी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि अगर एग्जामिनर डीप में जाकर के पूछा है तो इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका एबल होता है अपना खुद का प्रोटीन बनाने के लिए, और यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये बेसिकली आपका ये आउटर मेम्ब्रेन जो होता है आपका स्मूथ होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन में जो आप यहाँ पे फोल्डिंग देख रहे होंगे, इनर मेम्ब्रेन बेसिकली आपका ये स्मूथ नहीं होता है,
और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आपको देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स 70 का राइबोसोम्स देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट आपका इमेज है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया है, ये सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें बेसिकली आपको बताना है सफिक्स, कौन सा सफिक्स बेसिकली यूज किया जाता है जब आपका ये CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये बेसिकली जब आपका ये अटैच होता है कार्बन एटम, या फिर बोल सकते हैं जो आपका रिंग के कार्बन से, या फिर रिंग सिस्टम से जब आपका, या फिर बोल सकते हैं कि आपका ये हेटेरो एटम से जब आपका ये अटैच होता है CHO ग्रुप। क्लियर, तो उस केस में हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, नाइट्राइल, हैलाइड, अमाइड या फिर कार्बल्डिहाइड। तो उस केस में हम बेसिकली यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका CHO ग्रुप है, क्लियर, एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये बेसिकली आपका क्या है कि ये आपका, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, अगर इसमें जो है क्या है कि आपका डबल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये इसे बेसिकली हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ये बेसिकली जो है ये साइक्लोहेक्सेन हुआ, लेकिन अगर इसको हम बेसिकली साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, लेकिन अगर इसमें आपने डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का दिया, इसमें आपने ऐड कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेंजीन रिंग में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन में जब आपका CHO जब ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड करते हैं, तो ये बेसिकली हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड। क्लियर, तो ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, आपका ये कार्बल्डिहाइड हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम। क्लियर, उसके साथ साथ याद रखिए जब आपका बेंजीन रिंग, ये आप यहाँ पे बेंजीन रिंग देख पा रहे होंगे, ये बेंजीन रिंग है, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आपका जो इस बेंजीन रिंग पे अगर आपका CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, तो इस केस में इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में याद रखिए, जो बेसिकली आपका ये एल्कीन्स होता है, जैसे आपने सुना होगा मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसके लिए बेसिकली आपका ये सफिक्स जो होता है क्या यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है। क्लियर, जैसे कि मेथ मैं कह रहा हूँ, मेथ कह रहा हूँ, तो बेसिकली आप जब क्या यूज करोगे, मेथ में जब आपने एन यूज कर दिया सफिक्स, तो ये बेसिकली आपका ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये बेसिकली आपका मेथेन में कन्वर्ट हो गया। एल्कीन्स के बारे में याद रखिए, C आपका ये डबल बॉन्ड भी होता है, और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो C डबल बॉन्ड जब आपका देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो इस केस में बेसिकली आपका ये क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका एल्कीन होता है, और इसके लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, EN यूज किया जाता है। और ये C ट्रिपल बॉन्ड, C कार्बन कार्बन के बीच अगर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलती है, इस केस में आपका ये जो सफिक्स जो होता है YNE यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आपका इन जो होगा, जैसे कि आपने सुना होगा एथीन, ETHENA। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका ये एल्कीन हो गया। लेकिन फिर मैं अगर आपसे कहूं कि आप बताइए जो है एल्काइन के बारे में, तो एल्काइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आप बताएंगे, जो एल्काइन की केस में क्या होता है ना, एल्काइन की केस में क्या यूज किया जाता है, तो YNE यूज किया जाता है सफिक्स के रूप में। एल्काइन की केस में YNE यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ईथाइन, ETHYNE। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ ये देखिए आप यहाँ पे आपका जो एरिन के केस में आप क्या जो है आप यूज करते हो, जैसे ये बेसिकली आपका ये एरिन आपका जो है बेंजीन के लिए बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता है एरिन। हैलाइड के लिए बेसिकली एक्स जो होता है ना, एक्स केमिस्ट्री में इसका मीनिंग होता है आपका हैलाइड ग्रुप। इट मींस आप ये कह सकते हैं एक्स मींस आपका ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन हो सकता है। क्लियर, जो यहाँ पे मेंशन है। और एल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो आपका फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर जो होता है आपका OH होता है, और ये बेसिकली आपका जो है सफिक्स क्या यूज किया जाता है, OL यूज किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो है मिथाइल एल्कोहल, CH3OH। क्लियर, और ये आपका C2H5OH, और ये बेसिकली ये क्या होता है कि आपका इथाइल एल्कोहल होता है। लेकिन इस मिथाइल एल्कोहल का जो है आपका IUPAC नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका IUPAC नेम होता है बेसिकली आपका मेथेनॉल होता है। क्या होता है, मेथेनॉल। तो ये बेसिकली OL जो है बेसिकली ये सफिक्स यूज किया जाता है जो है आपका एल्कोहल के केस में। क्लियर, एल्डिहाइड के केस में देखिए CHO बेसिकली आपका ये स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड, और इसमें बेसिकली एल्डिहाइड के केस में जो है AL जो है बेसिकली आपका ये सफिक्स यूज किया जाता है। क्लियर,
जैसे कि आपका एथेनॉल हो जाएगा, उसके बाद से प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्लियर। तो एल में और ऑयल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑयल बेसिकली जो होता है वो अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है सफिक्स, और एल जो होता है बेसिकली ये यूज किया जाता है एल्डिहाइड के लिए। कैसे आप इसको लंबे समय तक याद रखेंगे, जो एल्डिहाइड आपका स्टार्ट होता है एल से स्टार्ट होता है, और ये बेसिकली एल जो इससे स्टार्ट होता है और इसका सफिक्स भी आपका क्या होता है कि आपका ये क्या होता है, सफिक्स इसका जो होता है एल होता है। क्लियर। एल्डिहाइड का एल होता है, लेकिन आपका जो है ये अल्कोहल जो होता है एल्कोहल, तो इसमें आपको लास्ट में देखने को मिलेगा OL, इसलिए इसका सफिक्स आप मतलब कोरिलेट कर रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लंबे समय तक इस ट्रिक से याद रख पाएंगे। तो अल्कोहल के केस में जो आपका सफिक्स जो होता है वो OL होता है, लेकिन एल्डिहाइड के केस में सफिक्स आपका क्या होता है, AL होता है। क्लियर। उसके बाद से आपको याद रखना है कीटोन से रिलेटेड आपका C डबल बॉन्ड O। क्लियर। और ये बेसिकली ONE होता है इसका सफिक्स, और ये नाइट्राइल जो आपके ऑप्शन में था C आपका ये ट्रिपल बॉन्ड N होता है। C आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे और ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन यहाँ पे 3 बोल सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इसे नाइट्रोजन के साथ इसका जो है वो साझेदारी हुआ है। और ये बेसिकली नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके, ये 5 तो होते हैं लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से ये बोल सकते हैं कि जो आपके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो साझेदारी हुई है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे जो है 3 ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये आपका होता है नाइट्राइल्स, जो आपके ऑप्शन में था। ईथर्स के बारे में याद रखिए ROR, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। R जो होता है केमिस्ट्री में इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप के लिए। R मींस व्हाट इन केमिस्ट्री, एल्काइल ग्रुप। क्लियर। तो इक्वेशन ये पूछा गया था कि जो आपके दो एल्काइल के बीच में आपका ये जो है एक ऑक्सीजन देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आपका ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ROR बेसिकली क्या होता है आपका, ये ईथर्स होता है। क्लियर। आप यहाँ पे R आपका जो है ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बेसिकली आपका जो है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, और ये आपका प्रोपाइल भी हो सकता है। तो और ये बेसिकली आपका ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है R के जगह पे। तो ये पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। क्लियर। उसके साथ साथ जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में याद रखिए COOH, और इसका जो है आपका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, OIC। यहाँ पे बहुत सुंदर आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है, और ये NCERT की स्लाइड है, तो आप इसको अच्छे से जो है अपने खुद से जो है एग्जाम्पल्स को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो है आपका ये कार्बोक्सिलेट आयंस जो होता है C डबल बॉन्ड, ये आपको देखने को मिलेगा जो है वो सिंगल नेगेटिव। क्लियर। O8 होता है, OATE। क्लियर। स्टर्स का क्या होता है C डबल बॉन्ड OR, C डबल OR। क्लियर। C डबल OR ये आपका स्टर्स होता है, और इसके लिए बेसिकली OATE ये बेसिकली सफिक्स यूज करते हैं। एसाइल हैलाइड देख सकते हैं COX जो आपका ऑयल बोल सकते हैं कि हैलाइड, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैं समय देकर के आपको मैं बता रहा हूँ। अमाइंस के बारे में देख सकते हैं NH2 होता है, और इसका जो है आपका सफिक्स AMINE यूज किया जाता है। अमाइड्स जो आपके ऑप्शन में था CONH2, CONH ये आपका R, और ये आपका CONR2, ये बेसिकली इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये आपका जो है अमाइड, इसका जो है वो सफिक्स होता है, और ये नाइट्रो कंपाउंड ये आपका NO2 होता है, और ये बेसिकली आपका सल्फोनिक एसिड SO3H बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये सल्फोनिक एसिड बेसिकली इसका जो है वो सफिक्स होता है। जब हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये बेसिकली आपका सफिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्लियर। तो इस इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को आप खुद से एक बार रीड कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बेसिकली बताना है सॉल्युबल फाइबर्स का नाम बताना है जो आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और जिनका यूज किया जाता है, जो बोल सकते हैं कि जो आपके कुकिंग और उसके साथ साथ जो आपके बेकिंग में जो है उसको गाढ़ा करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो है इसका यूज किया जाता है सॉल्युबल फाइबर्स का। और ये फ्रूट में आपका ये प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन या फिर इनोलिन।
तो याद रखिए बेसिकली आपका ये कौन सा सॉल्युबल फाइबर्स होता है, आपका ये सॉल्युबल फाइबर्स होता है आपका ये पेक्टिन, ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पेक्टिन जो होता है आपका ये सॉल्युबल फाइबर्स होता है, पॉलीसेकेराइड होता है आपका ये पेक्टिन, याद रखिएगा ये फ्रूट्स में आपका ये प्रेजेंट होता है। जो इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है थिकनर इन कुकिंग एंड बेकिंग, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, इसका इंपॉर्टेंट यूज बेसिकली मेडिसिन में भी होता है पेक्टिन का। जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके टू टाइप्स के बोल सकते हैं कि आपका जो है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड अगर देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ये बेसिकली आपका ये क्या होता है, तो आपका ये एल्कीन होता है। और ये सेकंड टाइप कह सकते हैं कि आपका कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो इस केस में बेसिकली हम एल्काइन कहते हैं, क्लियर, एल्काइन। तो आपके टू टाइप्स के होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब हम इनको बर्न करते हैं तो इसके जो लॉ जो फ्लेम जो होती है उसका कलर क्या होता है, तो ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताना है, ब्लू, रेड, येलो या फिर ग्रीन। तो याद रखिए बेसिकली इसका कलर कैसा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो आपका फ्लेम का कलर जो होता है आपका येलो कलर का होता है, ऑप्शन थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपका ये स्लाइड है जो यहाँ से आपके एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब हम क्या करते हैं कि जो आपका कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो, क्योंकि ऑल आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका ये कार्बन आपका ये प्रेजेंट होता है। तो इसको बेसिकली जब हम जलाते हैं कार्बन कंपाउंड को या फिर उसके सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स को, जैसे कि कार्बन के एलोट्रोप्स याद रखिएगा, डायमंड, और उसके साथ साथ जो है आपका सेकंड जो है ग्रेफाइट, और उसके बाद से थर्ड जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसे हम C60 के भी नाम से जानते हैं। तो जब हम इनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ हीट एंड लाइट जो है आपका ये रिलीज होता है। तो यहाँ पे कार्बन को आपने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट आपका ये प्रोड्यूस हुआ। मेथेन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट आपको ये प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ ये आपका CH3CH2OH ये बेसिकली आपका इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल भी आप कह सकते हैं। इसका बेसिकली इथाइल अल्कोहल का जो IUPAC आपका ये नेम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल ना कि आपका एथेनॉल। एथेनॉल में बेसिकली एल सफिक्स यूज हो रहा है, तो बेसिकली आप ये तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन OH है, OH बेसिकली जो है ये किसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है, तो OH बेसिकली एल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। तो आपका दो कार्बन है तो इसलिए आपने वर्ड यूज किया एथ, और ये आपका जो है OH है, तो OH बेसिकली आपका ये सफिक्स यूज किया जाता है एल्कोहल के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका एथेनॉल हो जाएगा, इसका IUPAC नेम, और कॉमन नेम इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो जब आपने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन ये में पूछा जा चुका है, ये इक्वेशन ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट आपको ये देखने को मिलेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करोगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट आता है उस केस में बेसिकली हम जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्लियर। और इसके साथ साथ जब मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं तो उसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन ही केवल प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन में, क्लियर। तो ये भी आपको नहीं कंफ्यूज होना है जब मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हम ये बॉन्ड बताते हैं कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ना कि कार्बन हाइड्रोजन के बेस पे आप इसका आंसर नहीं करोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, क्लियर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हमेशा आपको याद रखना है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्लियर। और जब हम इनको बर्न करते हैं तो बेसिकली आपको क्लीन फ्लेम देखने को मिलेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप बर्न करोगे तो येलो फ्लेम देखने को मिलेगा और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, ये काला धुआं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है जो भी आपके फ्यूल्स होते हैं जैसे कि आपका कोल एंड पेट्रोलियम हो गया, ये आपका जो है फॉसिल फ्यूल होता है, और उसके साथ साथ जब इनको जब आप बर्न करते हो तो इसमें क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो इसमें प्रेजेंट होता है, और इनके कंबस्टन से इसका जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो आपके ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बोल सकते हैं और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोल सकते हैं, जो आपका मेजर पॉल्यूटेंट्स की तरीके से वर्क करता है आपके इन्वायरमेंट में। काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि ये इसके ऑक्साइड्स इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज आपको बताना है कि डोमिनेंट होता है किस प्लांट ग्रुप में, टेरिडोफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, एल्गी या फिर ब्रायोफाइट्स। तो याद रखिए स्पोरोफाइट स्टेज आपका जो है ये आपका मेन होता है आपके जो वेस्कुलर प्लांट्स में, ना कि टेरिडोफाइट्स में भी आपके स्पोरोफाइट स्टेज देखने को मिलता है। ये आपका जो है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज के बारे में आपको बताऊं, ये आपको देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स के भी केस में। तो जो आपका गैमेटोफाइट जो होता है ना, गैमेटोफाइट जो होता है आपका ये ब्रायोफाइट के केस में ये बेसिकली आपका हैप्लॉइड होता है, और ये आपका बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट आपका ये प्लांट बॉडी होता है।
ये आपका जो है ब्रायोफाइट्स के केस में इंडिपेंडेंट आपका प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट। और ये बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स के नाम आप याद रखिए, जैसे कि आपका रिक्शिया हो गया, उसके साथ साथ मार्केंसिया। मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा पूरा स्पेलिंग तो फिर काफी बोल सकते हैं कि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए। केवल आप नाम याद रखिए, मैं आपको फास्ट तरीके से मैं आपको लर्न भी करवा रहा हूँ। रिक्शिया मेरे साथ बोलिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम्स में एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है। याद रखिए रिक्शिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम, पोगोनेटम। याद हो गया ना। स्फैग्नम को बेसिकली हम पिट मॉस या फिर बॉग मॉस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिक्शिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम एंड पोगोनेटम। इतना सफिशिएंट है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट आपके जो है ये ब्रायोफाइट्स हैं। उसके साथ साथ जो है ये स्पोरोफाइट्स जो होता है ना, ये ब्रायोफाइट्स केस में आपका जो है ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है ये ब्रायोफाइट्स केस में। लेकिन ये आपका जो है ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरो बेसिकली ब्रायोफाइट के केस में जो आपका स्पोरोफाइट जो होता है। लेकिन ये याद रखिए जो आपका टेरिडोफाइट्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे उल्टा होता है, ब्रायोफाइट्स के सेम उल्टा देखने को मिलता है। जो आपका स्पोरोफाइट जो होता है ना, स्पोरोफाइट आपका जो है मेन प्लांट बॉडी होता है और ये आपका डिप्लॉयड ही होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। लेकिन आपका जो टेरिडोफाइट के केस में जो आपका गैमेटोफाइट जो होता है ना, ये गैमेटोफाइट जो होता है ये बेसिकली आपका हैप्लॉयड यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और ये आपका जो है ये डिपेंडेंट होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है, बोल सकते हैं कि जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। लेकिन स्पोरोफिटिक स्टेज आपका डोमिनेंट होता है वेस्कुलर प्लांट्स में, जैसे कि बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। हायर प्लांट्स में बेसिकली जो है आप याद रखेंगे वेस्कुलर प्लांट्स आपके जो है सारे जो आपके वेस्कुलर प्लांट्स बेसिकली आपके टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। क्लियर। लेकिन आपके सारे के सारे जो आपके वेस्कुलर बंडल जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम के जो भी आपके पार्ट्स जो होते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म के प्लांट में। सारे ही बोल सकते हैं कि आपके जो है एंजियोस्पर्म के प्लांट के केस में। लेकिन आपका ये वेस्कुलर प्लांट्स जो होता है ना, आपका जिम्नोस्पर्म के केस में कुछ आपके एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस के बारे में आपसे प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर आप लोग देख लिया कीजिएगा। हर एक लेक्चर को आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। इसके बारे में आपको मैं बताया हूँ जिम्नोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। तो उसमें मैं आपसे बताया था कि जिम्नोस्पर्म के हर एक क्लास में आपको ये देखने को नहीं मिलता है। ये आपका जो है जाइलम एंड फ्लोएम के जो आपके जो सेल होते हैं, क्योंकि जाइलम के भी आपके जो है वो टाइप्स होते हैं, जैसे कि जाइलम ट्रैकिट्स हो गया, जाइलम वेसल हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। क्लियर। उसी प्रकार से आपका ये फ्लोएम का भी होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। उसके बाद से ये सीव ट्यूब होता है फ्लोएम। उसके बाद से जो है और भी टाइप जो भी है आप उनको जो है याद रखिए, क्योंकि इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली आपका ये वेस्कुलर प्लांट्स हो जाएगा। आपका ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। एल्गी बेसिकली आपका जो स्टडी ऑफ एल्गी होता है आपका ये फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये एल्गी के जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ये स्वपोषी होते हैं एल्गी। और एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी का नाम आप याद रखिए। इसके 3 क्लास होते हैं, जैसे कि आपका ये क्लोरोफाइसी के इंपॉर्टेंट एल्गी कौन है? क्लोरोफाइसी के बारे में याद रखिएगा जो है क्लोरेला हो गया, जिस जो इंपॉर्टेंट आपका सोर्स होता है, मेजर सोर्स होता है आपका ये प्रोटीन का। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लोरेला जो आपका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रोटीन का। उसके साथ साथ यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये आपके दोनों तीनों बोल सकते हैं कि आपके ये ग्रीन या फिर क्लोरोफाइसी क्लास से ये बिलोंग करते हैं। क्लोरोफाइसी क्लास के एल्गी बेसिकली आपके ये ग्रीन एल्गी होते हैं। उसके साथ याद रखिए फियोफाइसी क्लास जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं। फियोफाइसी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जो है वो एक्टोकार्पस का नाम आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ रोडोफाइसी जो होता है बेसिकली आपके रेड एल्गी होते हैं। क्लियर। और रेड एल्गी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखिए ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ये दोनों अलग अलग जो है आपके रेड एल्गी हैं, जिससे हमें ऑब्टेन होता है अगार अगार नाम का सब्सटेंस ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से। और उसके साथ साथ पोरफायरा भी याद रखिएगा। पोरफायरा भी बेसिकली आपका ये जो है रोडोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है।
इतना ही नहीं, मैं टेरिडोफाइट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट 2-3 स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको फोकस करना है, क्योंकि बोल सकते हैं कि वीडियो 20 तक मेरा फोकस रहा है बेसिकली जो है वो साइंस को लेकर के। तो इसलिए मैं शुरू में आप लोगों से मैं साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूँ 1 to 20 के वीडियोस में, क्योंकि मेरा फोकस साइंस पे रहा है और साइंस को मैंने काफी जो है एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को, क्वेश्चंस को एकदम डीप में जाकर के मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो आप नेक्स्ट वीडियोस बेसिकली आपका जो देखने को मिलेगा 20 से आगे बोल सकते हैं कि 20 to 40 की जो आपके सेट्स होंगे, इसमें मेरा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा। जैसे कि आपका हिस्ट्री के पॉइंट्स हो गए, आपके जो है ज्योग्राफी के पॉइंट्स हो गए, तो इन पे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी जो है वो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में केवल और केवल मेरा फोकस साइंस पे रहेगा, क्योंकि साइंस में तो रहेगा ही, क्योंकि साइंस में आपके 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीजीएल मेंस 2020 आपके जो है वो 2 के एग्जाम्स में, सीजीएल मेंस 2022 के एग्जाम्स में 8 क्वेश्चंस, इट मींस 8 into 3 24 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे केवल और केवल साइंस पोर्शन से। इसलिए मैं साइंस पे मेरा फोकस ज्यादा रहा है, बोल सकते हैं कि 1 to 20 के वीडियोस में। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में बोल सकते हैं कि 21 के जो भी आपके वीडियोस होंगे, धीरे धीरे मैं साइंस को थोड़ा सा कम करूंगा, ज्यादा कम नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है मैं कम करूंगा, और बाकी के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो जो भी आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर हॉर्स टेल्स एंड फॉन्स आपके जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये आपका टेरिडोफाइट्स का जो इंपॉर्टेंट यूज बोल सकते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, और ये सॉइल बाइंडर्स का भी काम करते हैं ये आपके टेरिडोफाइट्स। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स बेसिकली टेरिडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स जो होते हैं इनको ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे के रूप में भी जो है इनको ग्रो किया जाता है टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स के। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास जो है ये वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में, याद रखिएगा। टेरिडोफाइट्स जो आपके पाए जाते हैं कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस में, सैडी प्लेसेस में जो आपके प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उसे हम सीओफाइट्स कहते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। जो सैडी प्लेसेस छायादार जगहों पे जो आपके प्लांट उगते हैं वो बेसिकली उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे बेसिकली हम कहते हैं सीओफाइट्स। तो आपके टेरिडोफाइट्स भी सीओफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ जो है ब्रायोफाइट्स में जो आपका डोमिनेंट फेज जो होता है लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक या प्लांट बॉडी आप कह सकते हैं, जो आपके साथ में अभी जस्ट में डिस्कस किया। लेकिन ट्राइडोफाइट्स के केस में जो होता है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, जो आपका ये डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट स्टेम एंड लिप्स में। और ये आपके ऑर्गन्स जो होते हैं ये आपको ये उसमें देखने को मिलते हैं। इनके जो ऑर्गन्स ये आपके पाए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं वेल डिफरेंशिएटेड आपके वैस्कुलर टिश्यू इसमें देखने को मिलते हैं। और इनका जो लिप्स जो होता है टेरिडोफाइट्स में आपके जो है वो छोटे भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो छोटे लिप्स को हम माइक्रोफिलस कहते हैं, जैसे कि आपको सिलेजनेला में देखने को मिलेगा, सिलेजनेला में देखने को मिलेगा छोटे छोटे लिप्स, और ये बेसिकली माइक्रोफिलस कह सकते हैं। और बड़े लिप्स भी देखने को मिलता है जिसे हम मैक्रोफिलस कहते हैं, और ये आपको फॉन्स में देखने को मिलेगा। तो फॉन्स आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनकी लिप्स बड़ी बड़ी होती हैं। और ये स्पोरोफाइट जो होता है वो बियर करते हैं स्पोरेंजिया को, स्पोरोफाइट ये बियर करते हैं स्पोरेंजिया को। और ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसे हम स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं, और ये जो आपका जो है वो सब टेंडेड होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस पे। ये आपका जो है बोल सकते हैं कि स्पोरोफिल्स के बारे में याद रखिए कि जो आपका ये लीफ लाइक अपेंडेजेस जो होता है बेसिकली उसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ केसेस में आपके जो स्पोरोफिल्स जो होते हैं आपके डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे हम स्ट्रोबाइला या फिर कोन्स के नाम से जानते हैं, ये कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि सिलेजनेला एंड इक्विशिटा में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो आपके स्ट्रोबाइला या फिर कोन्स जो होते हैं आपके वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिलेंगे साइकस एंड पाइनस में, बेसिकली जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में काफी जो है विजिबल होता है इनके स्ट्रोबाइला या फिर कोन्स। और ये बोल सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया जो होता है आपका ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स जो है किसके, इसमें बेसिकली जो है जब स्पोर्स बनेंगे तो उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, और किसमें मियोसिस डिवीजन देखने को मिलेगा, स्पोर मदर सेल्स में। तो स्पोर मदर सेल्स में आपका मियोसिस डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप आप कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा स्पोर। क्लियर? और ये बोल सकते हैं कि जो आपका जो है ये जो स्पोर जो होगा आपका मियोसिस से बन रहा है तो आपका ये कैसा होगा, आपका ये हैप्लॉइड होगा। क्लियर? और ये जो स्पोर्स जर्मिनेट करके जो है ये आपका जो है
बोल सकते हैं कि स्मॉल बट मल्टी सेलुलर आपका फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बेसिकली हम प्रोथैलस कहते हैं। क्योंकि गैमेटोफाइट आपका कैसा होता है, तो गैमेटोफाइट बेसिकली आपका ये हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, आपका ये हैप्लॉइड होता है। तो इससे ये किससे बनेगा, तो आपका ये स्पोर से बनेगा। और ये जो गैमेटोफाइट जो होता है इसको रिक्वायर्स ये किसकी आवश्यकता होती है, कूल डैम्प सैडी प्लेसेस ग्रो करने के लिए। और ये गैमेटोफाइट बेसिकली आपका बियर करता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिसे हम एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथेरिडिया कहते हैं और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया कहते हैं। और ये वाटर जो होता है वो रिक्वायर होता है जो भी आपके एंथ्रोजोइट्स जो होते हैं इनको ट्रांसफर करने के लिए। एंथ्रोजोइट्स बेसिकली आपका मेल गैमेट्स होता है। एंथ्रोजोइट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है जो आपका ये रिलीज किया जाता है एंथेरिडिया से, और जो आपका ये बेसिकली ये पहुंचाने के लिए जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपका एंथ्रोजोइट्स जो है ये कहाँ से रिलीज हुआ, आपका एंथेरिडिया से पहुंचना कहाँ है, बेसिकली आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचने के लिए, आर्चिगोनिया बेसिकली आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ, तो ये बेसिकली आर्चिगोनिया तो बेसिकली आपका आर्चिगोनियम का प्लूरल होता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको जो ये ध्यान रखना है कि एंथ्रोजोइट्स जो है इसको पहुंचना कहाँ है, एंथ्रोजोइट्स को पहुंचना है बेसिकली जो है वो आर्चिगोनियम के पास। तो किसके द्वारा होगा ये ट्रांसफर, तो ये बेसिकली वाटर के द्वारा होगा। उसके बाद से जब यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे आपका जो एंथ्रोजोइट्स आ गया आर्चिगोनियम के पास में, तो यहाँ पे फ्यूजन देखने को मिलेगा मेल गैमेट्स। क्लियर, जब यहाँ पे जो फ्यूजन होगा मेल गैमेट्स किसके साथ, जो एग के साथ, जो आपका एग जो होगा वो प्रेजेंट होगा आर्चिगोनियम के पास। क्लियर, और ये आपका जिसके परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जाइगोट जो होगा देयर आफ्टर, इसके बाद से जो जाइगोट जो होता है वो मल्टी सेलुलर आपका वेल डिफरेंशिएटेड आपका ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो स्पोरोफाइट किससे बना, तो स्पोरोफाइट आपका जो है वो जाइगोट से बना। और ये जाइगोट किससे बना, तो जाइगोट बेसिकली आपका एंथ्रोजोइट्स, और उसके साथ साथ जो है जब एंथ्रोजोइट्स आपका जो है मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज किया, एक जो है आपका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, तो जाइगोट का फॉर्मेशन मिला। और ये जाइगोट से बेसिकली स्पोरोफाइट बना, और ये जाइगोट आपका डिप्लॉयड हुआ तो आपका स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड हुआ। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा। क्लियर, और उसके साथ साथ जो है आपके मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में जो सारे के सारे जो स्पोर्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसे प्लांट्स को बेसिकली हम होमोस्पोरस कहते हैं। एक ही टाइप के स्पोर्स देखने को मिलेंगे तो उसे हम बेसिकली होमोस्पोरस कहते हैं। जैसे कि आपका सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये आपके जो है जो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये बेसिकली आपके जो है ना ये टू टाइप्स के आपके स्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, ये आपके याद रखना है, टू टाइप्स के स्पोर आपसे कभी पूछा जा सकता है कि एग्जांपल्स दे करके। तो जो आपका जो सिलेजिनेला एंड आपका साल्विनिया जो होता है ना ये बेसिकली आपके टू टाइप्स का ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक छोटा जिसे हम माइक्रो स्पोर कहते हैं, और एक बड़ा जो इसे बेसिकली इसे हम जो है आपका बड़ा वाला जो होगा वो आपका जो है वो मेगा स्पोर होता है। और ये बेसिकली जो है इस टाइप के स्पीसीज को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आपका क्या हुआ, ये आपका हेट्रोस्पोरस स्पीसीज हुआ। और ये यहाँ पे देखिए जो मेगा स्पोर जो होगा ना ये आपका ये जो है वो जर्मिनेट करके आपका मेगा स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो जो बेसिकली क्या बनाएगा, तो ये बेसिकली आपका जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है, और ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मेगा स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और ये माइक्रोस्पोर जब आपका जर्मिनेट करेगा तो ये बेसिकली जो है माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट को ये बेसिकली ये प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो होगा इस प्लांट्स में जो है वो रिटेन करता है अपेरेंट स्पोरोफाइट में, और ये आपका जो है वेरिएबल अपीरियड्स, उसका जो अपीरियड्स जो होता है आपका ये वेरी करता है। लेकिन आपके फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं आपको देखने को मिलेगा जो है वो पेरेंट के बोल सकते हैं स्पोरोफाइट में। और ये डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट्स का इसके अंदर यंग एम्ब्रियो के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर। और ये जो इवेंट जो होता है प्रिकर्सर बोल सकते हैं कि सीड हैबिट, ये सीड हैबिट का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो है वो कुछ टेरिडोफाइट्स में। जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा जो है सीड हैबिट बेसिकली सिलेजिनेला में भी देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। एग्जामिनर ने काफी डीप में जाकर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो याद रखिएगा जो सीड हैबिट जो सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट आपका जो है साइलोप्सिडा, तो इसका इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है साइलोटम। लाइकोप्सिडा के इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। क्लियर,
उसके साथ याद रखिए आपके स्फिनोप्सिडा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो इक्विसिस्टम जो होता है लिविंग आपका जो है वो स्पीसीज है इस पर्टिकुलर क्लास स्फिनोप्सिडा का। उसके साथ साथ टेरोप्सिडा के कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट आपको याद रखना है, DAP, PAD याद रखिए ऐसे PAD। तो P मीन्स क्या हो जाएगा, P मीन्स आपका टेरिस हो जाएगा, और ये आपका जो यहाँ पे टेरिस में आपका P जो है आपका ये साइलेंट होता है, और A मीन्स आपका एडियंसम हो जाएगा, और D मीन्स आपका जो ड्राइप्टेरिस हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो क्लास क्या है, जो है आपका ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंसम का क्लास जो है आपका ये टेरोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। इनमें से किस पर्टिकुलर ईयर में डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा इंपॉर्टेंट टर्म क्रोमेटिन क्वाइन किया गया था? ये क्रोमेटिन आपको देखने को मिलेगा जो आपकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रोमेटिन। 1900 में, 1840 में, या फिर 1849 में, या फिर 1879 में। तो याद रखिए इनके द्वारा जो क्रोमेटिन टर्म जो है क्वाइन किया गया था 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस को बेसिकली हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में। और ये क्रोमेटिन क्या होता है? तो क्रोमेटिन याद रखिए जो बेसिकली आपका ये इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है, जो भी आपका न्यूक्लियस का जो सेल जो है अभी इसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ, जब आपका जो है ये जो आपका हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स देखने को मिलता है, और इसी फाइबर्स को हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये बेसिकली आपका न्यूक्लियस का डायग्राम है, इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये क्रोमेटिन। तो ये आपका ये जो देख रहे हैं ये क्रोमेटिन, ये आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके साथ साथ इस न्यूक्लियस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये इसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एनवेलप ये आपका वेल डेवलप्ड बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का आपका ये डायग्राम है। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि आउटर सरफेस जो होता है ना, ये बेसिकली आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका ये देखने को मिलता है जो है राइबोसोम्स, और इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। क्लियर? न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के बारे में याद रखिए, अंदर भी आपका ये लिक्विड भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर ये बेसिकली आपका ये न्यूक्लियस है किसके अंदर? तो है आपका ये साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपका जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो आपका एक्सचेंज जो होता है, बोल सकते हैं कि जो आपके सब्सटेंस का किसके जरिए होता है? आपका ये न्यूक्लियर पोर के जरिए होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ जो आपके मैच्योर सेल जो होते हैं इसमें आपका न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपका इरिथ्रोसाइट्स वर्ड यूज किया जाता है आरबीसी के लिए। आरबीसी का साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स होता है। आपका ये रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है क्योंकि इसमें आपका ये न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। उसके साथ साथ ये सीप ट्यूब, ये सेल जो होता है सीप ट्यूब सेल बेसिकली आपका ये प्लांट से जो फ्लोएम, ये फ्लोएम का बेसिकली जो है ये आपका टाइप ऑफ सेल बोल सकते हैं कि सीप ट्यूब। क्लियर? तो इसमें भी आपका जो है वो न्यूक्लियस आपका ये एब्सेंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपके पास आइडिया होना चाहिए। क्लियर? ये फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली जो है इनकरेक्ट मैचिंग आपको जो है वो चूज करना है। यहाँ पे आपके जो है साइंटिस्ट के नाम है और इनके द्वारा जो डिस्कवरी किया गया है इनका जो है वो मेंशन है। विक्टर फ्रांसिस हेस के द्वारा कॉस्मिक रेडिएशन को डिस्कवर किया गया। पॉल डायरेक्ट के द्वारा लिक्विड हीलियम, एंड लुइस विक्टर डी ब्रॉगली के द्वारा बेसिकली वेव नेचर ऑफ मैटर को दिया गया है, और ये जॉन बर्डिन के द्वारा थ्योरी जो है सुपर कंडक्टिविटी को दिया गया है। तो इनमें से इनकरेक्ट आपको चूज करना है, ना कि करेक्ट। ये तो बहुत ही फेमस है डी ब्रॉगली, इनके द्वारा जो है वो हाइपोथेसिस दिया गया था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो ये तो आपका करेक्ट मैचिंग है। जॉन बर्डिन के द्वारा जो है सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी भी दिया गया था, तो ये भी आपका करेक्ट है। और ये विक्टर फ्रांसिस हेस के द्वारा जो है कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में इनको द्वारा जो है बताया गया था, डिस्कवर किया गया था कॉस्मिक रेडिएशन के को इनको द्वारा जो डिस्कवर किया गया था। बचा एक ही आपका ऑप्शन इनकरेक्ट, यही आपका जो इनकरेक्ट है। पॉल डायरेक्ट के द्वारा लिक्विड हीलियम को जो वो नहीं, ये इनके बारे में इनका जो है वो संबंध नहीं है। पॉल डायरेक्ट का संबंध लिक्विड हीलियम से नहीं है। तो लिक्विड हीलियम को जो है बेसिकली किनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? तो 1908 में जो आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, कैमरलिन ओन्स के द्वारा जो है ये आपके 10 बोल सकते हैं कि आपके ये
फिजिसिस्ट, इनके द्वारा जो है 1908 में जो है ये हीलियम को लिक्विफाइड किया गया था। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लिक्विफाइड हीलियम है इसके लिए बेसिकली वर्ड यूज करते हैं आपका ये लिक्विड हीलियम। क्लियर। और ये बेसिकली जो है इनका नाम आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इनमें से कौन सा आपका जो है ये एलिमेंट जो है वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है? सल्फर, सोडियम, आयरन या फिर मैग्नीशियम। तो वेरिएबल वैलेंसी बोल सकते हैं कि मोर देन वन वैलेंसी को इसमें से कौन सा एलिमेंट शो करता है? सल्फर, सोडियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम का बेसिकली वैलेंसी क्या होता है? Na पॉजिटिव, इसका वैलेंसी आपका +1 कह सकते हैं। मैग्नीशियम का Mg आपका डबल पॉजिटिव देखने को मिलता है तो +2 कह सकते हैं। बेसिकली आयरन इसका आंसर होगा, ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। और इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। तो याद रखिएगा जो वेरिएबल वैलेंसी पहले क्या होता है तो पहले इसको समझिए, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी बेसिकली आपका जो है ये आपका ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एटम का जो है किसी एलिमेंट के अंदर। क्लियर। ये बेसिकली जो है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। और ये कुछ एलिमेंट्स जो आपके ये मोर देन वन वैलेंसी को शो करते हैं और इसी को बेसिकली हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि आपके जो कुछ एलिमेंट्स का नाम यहाँ पे मेंशन है, कॉपर Cu, इसका सिंबल है ये क्यूप्रस कहते हैं। जब ये +2 वैलेंसी को शो करता है कॉपर तो उससे हम क्यूप्रस कहते हैं, और जब ये +3 वैलेंसी को शो करता है उसे हम क्यूप्रिक कहते हैं। आयरन जब आपका +2 को शो करता है तो फेरस कहते हैं, +3 को शो करता है तो फेरिक कहते हैं। मरकरी के केस में अगर ये +1 को ये शो करता है वैलेंसी को तो मर्क्यूरस कहते हैं, और ये +2 को शो करता है तो मर्क्यूरी कहते हैं। सिल्वर के केस में देखिए, सिल्वर में अगर ये अर्जेंटस ये +1 को ये शो करता है तो उसे हम अर्जेंटस कहते हैं, और ये +2 को ये वैलेंसी शो करता है तो आपका ये अर्जेंटिक। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अर्जेंटिक आपका जो है इसकी वैलेंसी कितनी होती है तो +2 होती है। स्टैनम बेसिकली आपका टीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है, सिंबल SN होता है, और ये बोल सकते हैं कि टीन का लैटिन नेम आपका स्टैनम होता है। स्टैनस के केस में बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब आपका टीन या फिर स्टैनम +2 वैलेंसी को शो करता है उसे हम स्टैनस कहते हैं, और ये अगर +3 वैलेंसी को शो करता है उसे हम स्टैनिक कहते हैं। अगर लोअर वैलेंसी है तो उस केस में सफिक्स हम OUS यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको आप समझ सकते हैं कॉपर की लोअर वैलेंसी +2 है, हायर वैलेंसी +3 हुई तो +2 के केस में हम OUS सफिक्स यूज करते हैं। मर्क्यूरस के भी केस में देखिए OUS यूज कर रहे हैं, स्टैनस के भी केस में देखिए OUS यूज कर रहे हैं, और ये आपका हायर वैलेंसी के साथ सफिक्स हम इक यूज करते हैं, IC यूज करते हैं। इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए आपका IC यूज हो रहा है क्यूप्री के केस में, IC यूज हो रहा है फेरिक के केस में, मर्क्यूरिक यूज हो रहा है, IC बोल सकते हैं IC यूज हो रहा है आपका ये इक मर्क्यूरी के केस में। अर्जेंटिक में देखिए IC आप यूज कर पा रहे होंगे, और ये बेसिकली IC यहाँ पे भी देख रहे होंगे जो स्टैनिक के केस में जो है वैलेंसी कितना है +3 है। तो ये आपका एक छोटा सा ट्रिक हो गया जो हायर वैलेंसी एंड लोअर वैलेंसी को पहचानने के लिए। अगर आप कॉपर एंड क्यूप्रिक में कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा, आज के बाद से +2 वाला आपका ये क्यूप्रस हो जाएगा और ये +3 वाला आपका ये क्यूप्रिक हो जाएगा। जब आप किसी ब्राइटली रूम से आते हैं जहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा है, और उस ब्राइटली रूम से जब आप डीम लाइट रूम में एंटर करते हैं तो आप जो है ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे होते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे आप क्यों नहीं देख पा रहे होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका कॉर्निया जो होता है बेसिकली इसमें कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, कॉर्निया में कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, और उसकी वजह से जो आपका पीपल जो होता है जो आपका अलाउ करता है लेस लाइट टू इंटर द आईज। सेकेंड ऑप्शन है आपका ये जो आइरिस जो है ये बेसिकली आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये पीपल जो होता है आपका अलाउ करता है लेस लाइट टू इंटर द आई। उसके साथ साथ ये आपका आइरिस जो है वो डायलेट्स ये फैलता है, और ये आपका आई लेंस जो है ये आपका अलाउ करता है लेस लाइट टू इंटर द आई, और ये आपका विट्रस ह्यूमर ये आपका डायलेट्स फैलता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, और ये पीपल बेसिकली आपका अलाउ करता है लेस लाइट टू इंटर द आई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा? तो इनमें से ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जो आपका आइरिस जो है इसमें कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, और ये पीपल जो होता है ये अलाउ करता है लेस लाइट टू इंटर द आई। इसी की वजह से बोल सकते हैं कि जब आपके आइज में बोल सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा तो इस केस में जो है आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहे होंगे। क्लियर, जो आपके डीम लाइट में। तो इसका आंसर आपका जो है वो सेकंड हो जाएगा। ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए। सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर इमेज से फोकस कीजिएगा। ये बेसिकली आपका ह्यूमन आईज का इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इमेज है। ह्यूमन आईज के बारे में बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव आपका ये सेंस ऑर्गन्स होता है, और ये इनेबल करता है जो भी आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो कि जो हम लोग वंडरफुल वर्ल्ड को देखते हैं, और ये
जो भी आपके रंग बिरंगे जो आप देख पाते हो अपने चारों तरफ, उसके पीछे श्रेय किसका है? इस ह्यूमन आई का ही है। ह्यूमन आई अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं देख सकते हो इस पर्टिकुलर रंग बिरंगी दुनिया को। और ये ह्यूमन आइज लाइक ए कैमरा होता है, जो इसका लेंस सिस्टम जो होता है ये फॉर्म करता है इमेज, जो आपके लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और ये लाइट इंटर करता है आपका ये आई किसके थ्रू जो है? एक थीन मेम्ब्रेन, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो आपका थीन मेम्ब्रेन जो होता है, इसी के जरिए आपका लाइट इंटर करता है। कॉर्निया के बारे में भी याद रखिएगा। और ये फॉर्म करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड ऑन द फ्रंट सरफेस ऑन द आई बॉल। ये आप जो है फ्रंट सरफेस पे बेसिकली ये फॉर्म करता है जो है आपका ये कॉर्निया। क्लियर? ट्रांसपेरेंट बल्ज का। और ये आई बॉल जो होता है अप्रोक्सीमेटली आपका स्फेरिकल इन शेप होता है, बोल सकते हैं। और ये इसका डायमीटर आपका 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट रेज का, वो इंटर करता है आपका जो है वो आइज ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से जो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होता है कि आपका इंटर करता है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया से। और एक क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये आपका ये प्रोवाइड्स करता है फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, जो आपका ये फोकस ऑब्जेक्ट जो आपके डिफरेंट जो आपके डिस्टेंसेस जो होते हैं रेटिना पे, उसको एडजस्टमेंट करने का काम कौन करता है? आपका ये क्रिस्टलाइन लेंस करता है। और ये बेसिकली जो है एक फाइन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया आपको यहाँ पे कॉर्निया है और इसके बिहाइंड द कॉर्निया आपको देखने को मिलेगा आइरिस। ही आपका आइरिस है। और ये आइरिस जो है आपका डार्क मस्कुलर आपका डायफ्राम होता है, जो आपका ये कंट्रोल्स करता है साइज ऑफ द पीपल। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और इसी की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जब हम डिम लाइट में जब हम इंटर करते हैं तो वहां पे चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रहे होते हैं। क्लियर? और उसके साथ साथ ये बेसिकली आपका ये पीपल जो होते हैं वो रेगुलेट करता है और ये कंट्रोल भी करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आईज। क्लियर? और यही आपके एग्जाम से पूछा गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये आपके सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो आई लेंस जो है वो फॉर्म करता है इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एज इट इज आप रिवाइज कीजिएगा। रेटिना जो है आपका डेलिकेट मेम्ब्रेन, जो बोल सकते हैं कि इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल को रखता है। उसके साथ साथ ये लाइट सेंसिटिव सेल जो है जो आपका एक्टिवेट होता है अपॉन बोल सकते हैं इल्यूमिनेशन एंड जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स जो आपके जो है वो भेजे जाते हैं ब्रेन के पास, किसके द्वारा? ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। ऑप्टिक नर्व्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्टिक नर्व्स को। क्लियर? उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका ब्रेन जो इंटरप्रेट्स करता है इस सिग्नल्स को, और ये फाइनली बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इनके पास पहुंचता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है हम देख पा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बेसिकली जो है ये लोगों से आग्रह किया गया था जो है आपको बेसिकली क्या करना है कि ये होस्ट या फिर आपको डिस्प्ले करना है ट्राई कलर तिरंगा जो है अपने होम जो अपने घर पे। तो ये बेसिकली जो है ये अगस्त उस पर्टिकुलर जो है डेट आपको बताना है 10 अगस्त टू 15 अगस्त से लेकर के, या फिर वो 11 टू 15 अगस्त, या फिर 13 टू 15 अगस्त, या फिर 12 टू 15 अगस्त। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बेसिकली जो है ये आपका जो डेट था वो आपका 13 आपका जो है ये अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो है वो सेलिब्रेट करना था इंडिपेंडेंस डे। और इसी के बोल सकते हैं कि जो है होम पे घरों पे जो है वो तिरंगा को जो है वो डिस्प्ले या फिर होस्ट करना था। क्लियर? ये बेसिकली फहराना होता है होस्ट। क्लियर? तो इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ये कुषाण रूलर जिनके द्वारा जो है एक फेमस आपका जो है ग्रेट बोल सकते हैं कि आपका ये जो है ये पेट्रॉन थे आपके जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। इनके द्वारा जो है ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था किस पर्टिकुलर जो है रूलर के द्वारा। उस कुषाण रूलर का नाम आपको बताना है, कनिष्क या फिर वासुदेव फर्स्ट या फिर बीमा कन्फ्यूशियस या फिर जो है होविस्का। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो आपका 4th आपका ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये बेसिकली आपका ये ऑर्गेनाइज किया गया था जो है वो कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था
जो है आजाद शत्रु के बोल सकते हैं कि इनके शासन काल में, और ये कहाँ पे हुआ था, राजगिरी। और ये महाकश्यप इनके चेयरमैन बने थे, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के 483 बीसी में हुआ था। ये डेट भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोक, बोल सकते हैं कि पैटर्न, और ये आपके वैशाली में हुआ था, वेन्यू बोल सकते हैं। और ये चेयरमैन आपके जो सब्बा कामी बने थे, और 383 बीसी में हुआ था आपका ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका जो अशोक के बेसिकली काल में हुआ था, और ये पाटलिपुत्र वेन्यू आप कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिला था जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये मोगली जो है आपके चेयरमैन बने थे 250 बीसी में, ये आपका हुआ था जो है ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के जिसके पैटर्न थे, और ये जो है कुंडलबंद कश्मीर में हुआ था, कुंडलबंद कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र जो इसके चेयरमैन बने थे 1702 एडी में हुआ था आपका ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध इनमें से किस क्लासिकल डांस से इनको बेसिकली संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी या फिर कथक। तो याद रखिए इनका संबंध जो है वो मणिपुरी क्लासिकल डांस से है। मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर स्टेट में देखने को मिलता है, सतरिया असम का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, ओडिसी उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है, और ये कथक नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट ये आपका ये क्लासिकल डांस है। और याद रखिए जो है भारतनाट्यम बेसिकली आपका ये जो है तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट आपका ये क्लासिकल डांस है। उसके साथ याद रखिए कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ये आपके दोनों ही क्लासिकल डांस केरल स्टेट में देखने को मिलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके मणिपुरी डांसर के नाम है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु बिपिन सिंह का नाम कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, तो इनका नाम तो आपको भूलना ही नहीं। इनका संबंध जो है वो जो कह सकते हैं कि ये मणिपुरी जो है क्लासिकल डांस से है। और भी आपके नेम है यहाँ पे देख सकते हैं जो है मैसनम आपके जो है अम्बो सिंह, और ये आपके राजकुमार सिंह जो है आपके जीत सिंह, ये इंपॉर्टेंट नाम है। सोनी राय यहाँ पे देख सकते हैं। इनको एक बार थोड़ा सा एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा, हो सकता है कि इनमें से किसी नाम को दे करके आपके एग्जाम से पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस पर्टिकुलर सेट में पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन। 2022 का जो आपका ये होस्ट कंट्री का नाम बताना जिनके द्वारा होस्ट किया गया था फीवा वॉलीबॉल वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, पोलैंड एंड नीदरलैंड्स, बेलारूस एंड स्लोवेनिया, लिथुआनिया एंड पोलैंड, या फिर पोलैंड एंड स्लोवेनिया। तो याद रखिए पोलैंड एंड नीदरलैंड्स के द्वारा होस्ट किया गया था आपका 2022 फीवा वॉलीबॉल वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 2022 फीवा वॉलीबॉल वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बेसिकली जो है यहाँ पे देख सकते हैं नीदरलैंड एंड आपका ये पोलैंड होस्ट कंट्री थे। टर्म जो आपका ट्रेड ये रिफर करता है, ये टर्म एंड कंडीशंस जो आपका ये किसी भी कंट्री में जो हम ऑफर किया जाता है लोन के लिए, या फिर एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स ओवर एक्सपोर्ट अर्निंग्स, या फिर जो ट्रेड एग्रीमेंट्स या रेशियो बिटवीन द एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस। तो आपका ये टर्म ट्रेड जो है वो रिफर करता है रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस। ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड बेसिकली इन्वॉल्व करता है, ट्रेड बेसिकली आपका व्यापार, ये इसमें हम ट्रांसफर ऑफ गुड करते हैं। क्लियर। और इसमें साथ साथ जो है सर्विसेज भी को भी हम ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन या फिर एंटिटी को दूसरे के पास, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में हम क्या करते हैं, गुड्स मींस बेसिकली आपका सामान होता है, या फिर सर्विसेज को हम क्या करते हैं कि ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, बायलैटरल ट्रेड में आपके जो दो ट्रेडर्स होंगे, ट्रेडर्स बेसिकली आप किसी जो है वो पर्सन के लिए यूज कर सकते हो, बिजनेसमैन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली जब टू बिजनेसमैन या फिर टू ट्रेडर्स के बीच अगर ट्रेड होता है तो उसे हम बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, और ये मोर देन टू ट्रेडर्स के बीच होता है उसे बेसिकली मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जो है 2022 जो मार्च 2022 में जो है आपका ये फर्स्ट टाइम किस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा जो है वो चाइल्ड बजट जो है वो पेश किया गया था, जो है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है वो फर्स्ट टाइम जो है चाइल्ड बजट को जो है वो पेश किया गया था मार्च 2022 में। ऑप्शन आपका ये थर्ड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड द चाइल्ड बजट एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल फाइनेंशियल प्लान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से किस मुगल शासक ने 1857 जो आपका 1857 के विद्रोह में उनका जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। शाह आलम सेकंड या फिर शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, आलमगीर सेकंड या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो 1857 की क्रांति में थे आपके जो है
मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन फोर्थ आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मुगल एम्पायर का नाम आप याद रखेंगे और कभी कभी सीक्वेंस बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपके जो मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बाबर, उसके बाद से हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, आपके जो है ये शाहजहां और ये औरंगजेब, उसके साथ साथ जो है ये मोहम्मद आपके आजम शाह और ये आपका जो बहादुर शाह फर्स्ट और ये जहांदार शाह, फर्रुखसियर और ये आपका जो रफीउल आपके दरजट। क्लियर। उसके साथ साथ जो है आपको शाहजहां सेकंड और ये आपके मोहम्मद शाह और ये अहमद शाह जो है बहादुर, आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय कह सकते हैं, शाहजहां द्वितीय और ये शाह आलम द्वितीय और ये जहां शाह आपके फोर्थ और अकबर द्वितीय। क्लियर। और ये आपका नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो है बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 की क्रांति में थे। तो एक बार इस सीक्वेंस को देख लीजिएगा आपके एग्जाम्स में, यहाँ से सीक्वेंस बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपको बताना है कि जो है एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया बेसिकली दिल्ली स्कूल्स टू स्क्रीन को जो है स्टूडेंट्स को स्क्रीन करने के लिए, जो आपके जो है सस्पेक्टेड डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स को स्क्रीन करने के लिए। तो इनमें से आपका जो है डिसेबिलिटी आपका स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप है। क्लियर। तो उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप का नाम आपको जो है वो बताना है, समागम या फिर समग्र या फिर विद्यान या फिर बोल सकते हैं कि प्रशस्त। तो क्या नाम है उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप का नाम जो है ये बेसिकली आपका जो है प्रशस्त है, जो आपका ये डेवलप किया गया एनसीईआरटी के द्वारा। क्लियर। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ये फोर्थ हो जाएगा, प्रशस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बताना है कि जो है इनमें से कौन से पर्सन के द्वारा जो है इनके द्वारा जो बेसिकली क्या किया गया था कि जो है ये अपने करीबी सहयोगियों के साथ जो है मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो को शुरू किया गया था। उषा मेहता या फिर लक्ष्मी सहगल या फिर सरोजनी नायडू या फिर विकास जी कामा। तो उषा मेहता जी के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और आपको बताना है कि सरोजनी नायडू ये किस पर्टिकुलर आपके स्टेट के आपके ये फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट राज्यपाल आपको बताना है सरोजनी नायडू के बारे में। और ये इनके द्वारा कब जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है प्रिसाइड किया गया था, ये भी आपको बताना है। क्लियर। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपका गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट बिफोर एंटरिंग ओपन हिज ऑफिस टेक्स एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर। तो गवर्नर को जो है कौन जो ओथ दिलाते हैं, तो ये आपको बताना है चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन द रिलेशन टू द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिए जो आपके गवर्नर के ओथ का काम कौन करते हैं, आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट। जो आपके मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नर के जो आपको जो है ओथ दिलाना है, तो इनको ओथ किनके द्वारा दिलाया जाएगा, तो याद रखिएगा जो है बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो होंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे आपके उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जो होंगे, उनके द्वारा जो है ये जो है उनको ओथ दिलाया जाएगा। इस तरीके से आप बहुत लंबे समय से किसी भी पॉइंट्स को आप जब एग्जाम्पल के जरिए आप कोरिलेट करते हैं तो बहुत लंबे समय तक पॉइंट्स को आप याद रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राउरकेला स्टील प्लांट जो है बेसिकली इसको जो है वो सेटअप किया गया था कोलैबोरेशन विद जर्मनी। क्लियर। तो किस पर्टिकुलर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा राउरकेला स्टील प्लांट, झारखंड, उड़ीसा, असम या फिर बिहार में। तो राउरकेला स्टील प्लांट आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ऑप्शन सेकंड आपका ये करेक्ट हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। इसको बेसिकली जो है वो सेटअप किया गया था इसमें जर्मनी के सहयोग के द्वारा। और ये जो है फर्स्ट ब्लास्ट आपका फर्नेस पार्वती जो बेसिकली जो है वो लाइट किया गया था जो है किसके द्वारा, जो है इसको स्टार्ट कह सकते हैं कि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। क्लियर। उस समय, और ये 3 फरवरी 1959 को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं, राउरकेला स्टील प्लांट से रिलेटेड है। हॉकी टीम में बेसिकली जो है ये कौन सा अवार्ड जो है क्या जो है अवार्ड दिया जाता है जब आपका ये बॉल गोज ओवर द वॉल लाइन आफ्टर लास्ट बीइंग टच्ड बाय अ डिफेंडर। क्लियर। तो हॉकी में बेसिकली कौन सा आपका ये पॉइंट दिया जाता है जब आपका गेंद जो है एक डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छूने के बाद ये बैक लाइन की से ऊपर जाती है, ऑफ साइड, फ्री हिट या फिर पेनल्टी कॉर्नर या फिर लॉन्ग कॉर्नर।
तो बेसिकली ये आपका हॉकी में ये दिया जाता है आपका लॉन्ग कॉर्नर। ऑप्शन 4 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग कॉर्नर रिवॉर्ड दिया जाता है इफ द डिफेंडर एक्सीडेंटली अचानक से पुट करता है आपका ये बॉल ओवर द बैक लाइन। और ये आपके कुछ सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर में जो हॉरिजॉन्टली जो है आपका ये जो है एम्पायर के द्वारा इस तरीके से हाथ को जो हॉरिजॉन्टली दोनों हाथों को इस तरीके से दिखाया जाता है, तो ये बेसिकली आपका पेनल्टी कॉर्नर का सिंबल होता है। तो और ये फ्री हिट का सिंबल होता है। तो आपके एग्जाम्स में पेनल्टी कॉर्नर से बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब आपका एम्पायर जो है आपका इस पर्टिकुलर गेम में जो है इसमें जब आपका जो है हॉरिजॉन्टली दोनों ही हैंड को इस तरीके से फैलाता है, तो ये किसका सिंबल होता है? तो इसका ये आपका सिंबल होता है पेनल्टी कॉर्नर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अकॉर्डिंग आपको बताना है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इन 2020। क्लियर। 2020 में आपको बताना है जो कितना जो है वो श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है उसका डेंसिटी क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो 300% पर स्क्वायर किलोमीटर, 554% पर स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 364% पर स्क्वायर मीटर, या फिर 354% पर स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आपका 354% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये बेसिकली जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो डेंसिटी बताया गया है जो पॉपुलेशन है श्रीलंका का एक जो है 2020 में। क्लियर। श्रीलंका आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में जो है पाक स्टेट के द्वारा इंडिया एंड बोल सकते हैं कि जो है श्रीलंका के बीच में एक पाक स्टेट देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 24 क्वेश्चंस आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो है ये जो मैच दिया गया ये बेसिकली आपका ये एनिमल है और ये किस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और उसमें ये पॉइंट मेंशन है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि साइड में। तो इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है? क्लियर। तो आपका ये ओरेंगुटन कैरेबियन आइलैंड में देखने को मिलता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में, लेमरूज आपके मेडागास्कर में, एंड ऑस्ट्रिच आपके सवाना एंड डिजर्ट रीजन्स में। तो ये बेसिकली आपको लेमरूज जो आपके देखने को मिलेगा मेडागास्कर में, ये सही है। और ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, सवाना एंड डिजर्ट रीजन्स में इनकरेक्ट एक ही आपका बचा। ओरेंगुटन बेसिकली आपका कैरेबियन आइलैंड्स में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पहले आप देखिए ओरेंगुटन इस तरीके से देखने को मिलता है और ये आपके ओरेंगुटन्स या फिर ग्रेट एप्स ये आपके नेटिव्स होते हैं, बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया एंड मलेशिया में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का बोल सकते हैं कि जो है इनमें से कौन सा आपका पेरिनियल रिवर्स इसकी लेंथ दे रखा है 720 किलोमीटर ये लंबी, और ये ओरिजिनेट होते हैं आपके हिमालय से और ये फ्लो करती है थ्रू द चंबा ऑफ द हिमाचल प्रदेश। रावी रिवर, सरयू रिवर, कृष्णा रिवर या फिर यमुना रिवर। तो रावी आपका इंडस का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है और ये जो पॉइंट मेंशन है किसके लिए मेंशन है? तो रावी रिवर के लिए मेंशन है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हो जाएगा। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज ये आपके इंडस के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम है जिनका नाम आप याद रखेंगे। रवि रिवर के बारे में याद रखिए जो आपका ये इंपॉर्टेंट आपका अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं इंडस सिंधु नदी का, और ये एराइज कहाँ से होता है? तो वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये आपका फ्लो करता है चंबा वैली के थ्रू। और ये जब ये पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ये चेनाब से इनका मिलन होता है किस जगह पे? तो सराय सिद्धू नाम के जगह पे, और ये ड्रेन करते एरिया जो आपका लाई करता है बिटवीन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड द धौलाधर रेंज को। ये बेसिकली आपका ये ड्रेन करने का काम करता है ये रावी रिवर। क्लियर। इसी के साथ बोल सकते हैं कि मिशन एसएससी सीजीएल मेंस बाय 2023 जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका ये बैच, और इस बैच में हम लोग 100 वीडियोस डिस्कस करेंगे और 100 वीडियोस का वीडियो नंबर 20 आपका ये कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बोल सकते हैं वीडियो नंबर 21 में। तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, अच्छे से जो भी पॉइंट में डिस्कस किया उसको आप रिवाइज कीजिएगा, पीडीएफ आपके ग्रुप में मैं शेयर करता हूं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।